हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है और आज का करंट अफेयर का जो सेशन होगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से स्टार्ट होगा। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? सही जवाब है शेर बहादुर देउबा। नेपाल के नव नियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 13 जुलाई 2021 को इन्होंने नव नियुक्ति का शपथ लिया। 18 जुलाई 2021 को इन्होंने विश्वास मत हासिल किया और ये नेपाल के 5वीं बार, जो शेर बहादुर देउबा है, नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट के फैसले से इन्हें जो है हटाया गया। विशेष अगर ध्यान दें तो नेपाल के संविधान, जो नेपाल का संविधान है, इसके अनुच्छेद 76(5) के अनुसार अगर बात करें तो नियुक्त प्रधानमंत्री को शपथ लेने के 30 दिन के अंदर संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी। याद रखिएगा, विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ ने नागरिक आबादी की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की है? जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ ने नागरिक आबादी की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो सही जवाब है मोजाम्बिक। यूरोपीय संघ के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी जो है दी गई 12 जुलाई 2021 को। मंजूरी किसने दी? तो यूरोपीय संघ ने। किस लिए? तो नागरिक आबादी की रक्षा के लिए मोजाम्बिक के सैन्य बलों का समर्थन करने के लिए। उद्देश्य था मोजाम्बिक के उत्तरी काबो डेलगाडो प्रांत में सुरक्षा बहाली के लिए सेना को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना, जो 2017 से इस्लामी चरमपंथी गुटों के हमले के कारण अत्यधिक हिंसा से त्रस्त है। पुर्तगाल ने यहां जो है मई 2021 में इस सैन्य बलों के प्रशिक्षण के लिए 60 सैनिकों को भेजा है। संबंधित EU अधिदेश की जो अवधि है प्रारंभिक रूप से 2 वर्ष है। विशेष में अगर बात करें तो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को वर्ष 1975 में पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन से जो है स्वतंत्रता मिली थी। काबो डेलगाडो प्रांत में प्रमुख चरमपंथी गुट अंसार अल सुन्ना है और यहां इस्लामिक स्टेट भी सक्रिय है। थर्ड नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम UPI ऐप का शुभारंभ किया गया? बताइए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम UPI ऐप का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है भूटान। भूटान में भीम UPI ऐप का शुभारंभ 13 जुलाई 2021 को किया गया। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नामगे तेसरिंग के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतरराष्ट्रीय इकाई NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के द्वारा भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ भागीदारी में जो है यह प्रारंभ हुआ। लाभ क्या है? तो दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से जुड़ गई। इसने यह जो है भूटान जाने वाले जो यह सुविधा है, इससे भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। विशेष में अगर बात करें तो अपने क्विक रिस्पांस कोड के लिए भारत के UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला भूटान जो है पहला देश है। भूटान जो है रुपे कार्ड को जारी और स्वीकार करने के साथ साथ भीम UPI को स्वीकार करने वाला पहला देश है। भीम UPI के माध्यम से व्यापारिक स्थलों पर मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला भूटान हमारा जो है पहला निकट पड़ोसी देश है। कुल मिलाकर अब तक सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश है। भीम UPI के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है NPCI, इसके द्वारा विकसित यह मोबाइल ऐप भुगतान ऐप है और 30 दिसंबर 2016 को जो है इस ऐप का शुभारंभ हुआ। यह ऐप जो है एक्टिव कब हुआ? 30 दिसंबर 2016 से, और भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। इस ऐप का पूर्ण रूप जो है भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है?
जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? सही जवाब है 500 मिलियन यूरो का, डी ऑप्शन याद रखिएगा। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के द्वारा गूगल पर जुर्माना 13 जुलाई 2021 को लगाया गया। जुर्माना की राशि 500 मिलियन यूरो यानी 592 मिलियन डॉलर है। जुर्माने का जो कारण है कॉपीराइट कानून का उल्लंघन, यानी प्रकाशकों एवं न्यूज एजेंसियों को उनकी ऑनलाइन प्रसार सामग्री के उपयोग से प्राप्त होने वाले विज्ञापन राजस्व के संदर्भ में गूगल के द्वारा भुगतान न करने के कारण। स्पष्टीकरण के लिए 2 माह का समय दिया गया है। अगर 2 माह में स्पष्टीकरण न दिया जाए तो प्रतिदिन कितना, आप देख सकते हैं 9 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना जो है भरना पड़ सकता है, याद रखिएगा। और विशेष में अगर बात करें तो विशेष में 2019 में फ्रांस जो है एक नए डिजिटल कॉपीराइट दिशा निर्देश को कानून का रूप देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना था। इस कानून के तहत प्रकाशकों और न्यूज एजेंसियों को उनकी सामग्री के उपयोग के बदले ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के द्वारा प्रतिपूर्ति प्रदान करने के प्रावधान हैं। अन्य तथ्य के बारे में अगर देखें तो फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इस संदर्भ में कानून बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रही सेंट क्वीन केतेवन। हाल ही में चर्चा रही सेंट क्वीन केतेवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, रानी केतेवन की 1624 ईस्वी में सिराज यानी वर्तमान ईरान में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी। दूसरा जो कथन है कि रानी केतेवन के अवशेष वर्ष 2005 में गोवा में मिले थे। इसका सही जवाब होगा दोनों, यानी सी ऑप्शन। देखिए, जॉर्जिया की रानी सेंट क्वीन केतेवन के बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। वर्तमान अगर संदर्भ जो है ध्यान रखिएगा, 10 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से रानी केतेवन के मृत अवशेषों का कुछ हिस्सा जॉर्जिया को सौंपा। रानी केतेवन जो है, जॉर्जिया की रानी केतेवन की 1624 ईस्वी में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण जो है हत्या कर दी गई थी और उसके मृत अवशेषों के कुछ हिस्सों को पुर्तगाली पादरियों के द्वारा गोवा लाया गया था। 2005 में जो हुआ, रानी केतेवन के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा गोवा में स्थित सेंट ऑगस्टिन चर्च के खंडहर में पाए गए थे, जिनकी प्रमाणिकता की पुष्टि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा किए गए डीएनए विश्लेषण से वर्ष 2013 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 नंबर है, जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? सही जवाब है चीन, ए ऑप्शन। WHO के द्वारा चीन जो है मलेरिया मुक्त घोषित हुआ 30 जून 2021 को। और हाल के वर्षों में मलेरिया मुक्त जो देश हैं वो है अल सल्वाडोर, इसे 2021 में मलेरिया से मुक्त किया गया। अल्जीरिया 2019, अर्जेंटीना 2019, पराग्वे 2018, उज्बेकिस्तान 2018। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन विगत 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त घोषित पहला देश है। इससे पूर्व इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया 1981, सिंगापुर 1982, ब्रुनेई 1987 मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। अब वैश्विक स्तर पर 40 देश एवं क्षेत्र मलेरिया मुक्त हैं और इसके अतिरिक्त 61 ऐसे देश जहां मलेरिया का कभी अस्तित्व नहीं रहा या बिना किसी विशेष प्रयास के यह लुप्त हो चुका। मलेरिया मुक्त प्रमाणन जब न्यूनतम लगातार 3 वर्षों से किसी देश या क्षेत्र में मलेरिया के एनाफ्लिज मच्छरों के संक्रमण के देशीय मामले शून्य हो जाएं, तब वह मलेरिया मुक्त स्तर के WHO प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है। चीन की रणनीति 137 रणनीति है। मलेरिया निदान के रिपोर्ट के लिए 1 दिन की समय सीमा, 3रे दिन तक का प्रसार का निर्धारण और 7वें दिन तक प्रसार रोकने के उपाय करना। WHO की E2025 जो पहल है, 25 देशों की पहचान की गई है जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाना है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जिसका प्रसार मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। और WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में अगर बात करें तो 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से 2018 में 4,11,000, 2019 में 4,09,000 की मृत्यु हुई। 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले सामने आए। मलेरिया से मृत्यु जो है 90% अधिक जो है अफ्रीका में होता है।
तो मलेरिया से मृत्यु का 90% से अधिक अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, चीन के द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतान बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चीन के द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतान बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सही जवाब होगा झिंसा नदी। याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन के द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? यह जो संबंधित बांध है बेहतान बांध है, और किस नदी पर? तो जिन्सा नदी। जिन्सा नदी जो है यांगची की सहायक नदी है, और इसकी यानी इस बांध की ऊंचाई 289 मीटर है। उत्पादन इकाइयां 16 है, प्रत्येक की क्षमता जो है 1000 मेगावाट या 1 गीगावाट है। 28 जून 2021 को 2 इकाइयों का संचालन प्रारंभ है, और संस्थापित क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध 3 गॉर्जेस डैम है। ध्यान रखिएगा, यांगची नदी पर यह संस्थापित क्षमता जो है 22,500 मेगावाट है। वह स्थिति कहां है? तो चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों यूनान और सिचुआन के सीमा पर। अगर अन्य तथ्य के बारे में ध्यान दें तो वर्तमान में संचालित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध ब्राजील एवं पराग्वे के सीमा पर अवस्थित इताइपू बांध है। इसकी संस्थापित क्षमता 14,000 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? सही जवाब है ब्रुसेल्स में, बी ऑप्शन। नाटो शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन तिथि है 14 जून 2021, 31वां यह सम्मेलन था। ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू जो बेल्जियम के हैं किया था। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए। विशेष में अगर बात करें तो जो शिखर सम्मेलन है इसके दौरान नाटो नेताओं ने एक संयुक्त बयान में चीन को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा चुनौती घोषित किया। वाशिंगटन संधि के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। नाटो जो है इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। वर्तमान जो सदस्य देश हैं यूएसए है, कनाडा है, और 28 यूरोपीय देश हैं, यानी कुल मिलाकर 30, मतलब कि इसके सदस्य देश हैं 30। याद रखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम ने, डी ऑप्शन। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन हुआ था 11 से 13 जून 2021 के बीच हुआ था। देखिए, जो आयोजन स्थल है वो है कार्विस बे, कार्नवाल, यूके। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम ने। स्थापना 1975 में हुआ था। सदस्य देश जो है G7 शिखर सम्मेलन का जो सदस्य देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान। याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतिथि जो देश है, कौन कौन अतिथि देश हैं? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है और दक्षिण अफ्रीका है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व जो है इसमें किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था बिल्ड बैक बेटर था, और यह जो था 47वां शिखर सम्मेलन था। एक बात है जो कि नोट में दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यूरोपीय यूनियन प्रत्येक जो है G7 सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजता है। याद रखिएगा, EU प्रत्येक G7 सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भेजता है। इसको ध्यान रखिएगा, नोट में दिया गया है। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो जून 2020 में यूएसए के कैंप डेविड में प्रस्तावित 46वां G7 शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण निरस्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां प्रस्तावित है? अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां प्रस्तावित है? सही जवाब होगा बीजिंग में, डी ऑप्शन। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन जो है 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच होगा, और बीजिंग जो कि चीन में है, इसका आयोजन स्थल बीजिंग है, चीन का एक शहर है। और प्रथम सम्मेलन जो हुआ था अशगाबाद, याद रखिएगा अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। 2016 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था
अशगाबाद। ठीक है, विशेष में अगर बात करें तो यह सम्मेलन सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। 11 नंबर प्रश्न है, जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम, ठीक है, 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल माध्यम से भारत और किस देश के सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ? सही जवाब होगा मोरक्को, बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम, देखिए आयोजन जो है 8-9 जून 2021 को हुआ, वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया, सह अध्यक्षता भारत और मोरक्को के द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधि के तौर पे केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा जो है किया गया। द्वितीय संस्करण जो प्रस्तावित है 2023 में भारत में ही है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? सही जवाब है 10वीं, ए ऑप्शन। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी करने की जो तिथि है 29 जून 2021 है। जारीकर्ता कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। मापन क्या है? तो वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता, शामिल देश 194 है। भारत की रैंकिंग जो है 97.5 स्कोर के साथ 10वीं है। पिछले वर्ष से 37 स्थान की जो है इसने छलांग लगाया है। और भारत का वर्ष 2018 और 2019 के GCSI में स्थान 47वां मतलब की था, ध्यान रखिएगा। और शीर्ष रैंकिंग प्राप्तकर्ता जो देश है, पहला स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पे एस्टोनिया, चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन और पांचवें स्थान पे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, छठे स्थान पे लिथुआनिया, सातवें स्थान पे जापान, आठवें स्थान पे कनाडा और 9वें स्थान पे फ्रांस है। निम्नतम रैंक वाले जो देश हैं 182 जो स्थान है वह यमन, वेटिकन और माइक्रोनेशिया का, 181 स्थान जो है उत्तर कोरिया का और 180 स्थान जो मिला है इक्वेटोरियल गिनी का। भारत के पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग है, चीन को 33वीं, बांग्लादेश को 53वीं, पाकिस्तान को 79वीं, श्रीलंका को 83वीं, नेपाल को 94वीं, म्यांमार को जो है 99 और भूटान को 134 और अफगानिस्तान को 171वीं स्थान दी गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति जो है चौथी है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके बारे में देख लेते हैं। ITU के बारे में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना 1865 में मूलतः इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के नाम से हुआ। 1934 में वर्तमान नाम जो है अपनाया गया। ठीक है, 15 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र और ITU के मध्य हुए समझौते के तहत इसे UN की जो है विशेष एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई। 1 जनवरी 1949 से यह प्रभावी हुआ। मुख्यालय कहां पे है? तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो है जून 2021 जो है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इसमें आपको बताना है कि सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जारी कब किया गया? तो 17 जून 2021 को। जारीकर्ता कौन था? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया, और यह 15वां संस्करण था। मुख्य विषय था एक जटिल विश्व में शांति का मापन। रैंकिंग प्रदत्त जो था 163 देशों या क्षेत्रों को जो है रैंकिंग दी गई है। पहला जो शीर्ष देश है, यानी शांति में शीर्ष जो देश है, पहला आइसलैंड है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा डेनमार्क है, चौथा पुर्तगाल और पांचवा स्लोवेनिया। निम्नतम शांति में जो देश हैं, अफगानिस्तान 163वां स्थान, यमन 162, सीरिया 161, दक्षिणी सूडान 160, इराक 159 और भारत की एक जो स्थिति है शांति सूचकांक में वो है 135वां। याद रखिएगा, गत वर्ष भारत की जो स्थिति थी वो थी 137वां। सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र यूरोप है, सर्वाधिक अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग
2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय के सूची में शामिल 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय के सूची में शामिल 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किया गया 2 जून 2021 को। कुल शामिल विश्वविद्यालय 30 देशों या क्षेत्रों के 551 विश्वविद्यालय। शामिल सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाले जो देश हैं, पहला है जापान, इसके 116 विश्वविद्यालय शामिल हैं। चीन दूसरे स्थान पे 91 विश्वविद्यालय के साथ, और भारत के 63, यानी जो है इसमें भारत जो तीसरे स्थान पे है 63 विश्वविद्यालय के साथ। शीर्ष स्थान सिंघुआ, ठीक है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा और तीसरा स्थान किसको मिला है? तो पिकिंग यूनिवर्सिटी चीन को ही, और दूसरा जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है इसको दिया गया है। तो दूसरा तीसरा जो स्थान है, पहला स्थान पे भी चीनी है, दूसरे स्थान पे भी चीन है, तीसरा स्थान पे सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है ये है। शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो कौन है? तो बेंगलुरु जो आईआईएससी जो है जो साइंस जो यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है 37वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी रोपड़ 55वां, और आईआईटी इंदौर जो है 78वां स्थान जो है इसे दिया गया है। तो जो पहला स्थान है तो जो साइंस विश्वविद्यालय बेंगलुरु है आईआईएससी, यह इसको 37वां स्थान दिया गया है। इसके बाद रोपड़ का, इसके बाद आईआईटी इंदौर का स्थान है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2021 में ब्रिटेन की चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 2021 में ब्रिटेन के चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है कौन सा? तो 14वां। याद रखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया जून 2021 में। वर्ष 2020 के संदर्भ में शामिल देश 114 हैं। शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता इंडोनेशिया पहले स्थान पे, केन्या दूसरे स्थान पे, नाइजीरिया तीसरे स्थान पे, म्यांमार चौथे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पे। निम्नतम स्थान प्राप्तकर्ता देश जापान 114वें स्थान पे, पुर्तगाल 113वें, बेल्जियम 112वें, इटली 111वें, दक्षिण कोरिया 110वें स्थान पे। भारत का स्थान इसमें 14वां है। भारत के पड़ोसी देशों का जो स्थान है, नेपाल 27वां, श्रीलंका 63वां, बांग्लादेश 69वां, चीन 95, पाकिस्तान 107वें, और जो है इसका रैंकिंग जो है ध्यान रखिएगा। और विशेष में अगर बात करें तो वर्ष 2019 में विगत दशक के औसत के आधार पर जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का जो है 82वां स्थान था। याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का पीडीएफ अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।